गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आईटी ज्ञान। देखिए, हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी हम शुरू करेंगे सी प्लस प्लस के साथ। तो सी प्लस प्लस जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। देखिए, प्रोग्रामिंग चाहे कोई भी हो, एक भाषा के रूप में है। तो यहाँ पर हमने सी भाषा के अंदर जो प्रोग्राम देखे अब तक वो सी लैंग्वेज में थे, सी भाषा में थे। और यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग देखेंगे वो है सी प्लस प्लस। सी भाषा है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंतर्गत है और अभी सी प्लस प्लस है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होने का मतलब जो ऑब्जेक्ट पर आधारित हो, ठीक है। जो रियल वर्ल्ड की एंटिटीज़ होती हैं, कोई भी जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए और ये प्रोग्रामिंग काम में ली जाती है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसको शॉर्ट में UPS भी कहा जाता है, OOPS। और ये जो सी प्लस प्लस भाषा है ये एक इंटरमीडिएट भाषा की तरह काम करती है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो मध्य की हो, अर्थात निम्न स्तरीय भाषाओं का निर्माण हुआ और उसके बाद में उच्च स्तरीय भाषाओं का निर्माण हुआ। तो जो सी भाषा है वो एक तरह से देखा जाए तो वो दोनों भाषाओं का मिश्रण है। और जो सी प्लस प्लस है ये सी भाषा का ही जो आगे नया वर्जन है इसका, इसमें और ज़्यादा एडवांस है इससे ये। और ये भाषा है इंटरमीडिएट होने के कारण ये निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय दोनों भाषाओं के गुण अपने अंदर संयोजित करती है। और जो सी प्लस प्लस भाषा है इसका निर्माण जो 1979 के अंदर तो जॉन स्ट्रोस्ट्रप है उसके द्वारा बेल लेबोरेटरी में किया गया। और जो स्टार्टिंग में जब इस भाषा को बनाया गया तो इसका नाम सी विद क्लासेस था, जिसको 1983 में सी प्लस प्लस में बदल दिया गया। यहाँ पर देखिए जो प्लस प्लस है वो लिया गया है, इसमें जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है प्लस प्लस उससे। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग है तो इसमें देखिए कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेज नहीं है। सी भाषा के अंदर जिस प्रकार से जो फंक्शंस वगैरह होते हैं या फिर जो उसमें जो मोस्टली फंक्शन है वो सी भाषा के ही इसमें काम में लेते हैं। और जो कीवर्ड्स हैं, सुरक्षित शब्द जो हैं सी भाषा के वो उसमें 32 हैं, 32 हैं। और सी प्लस प्लस के अंदर उन्हीं के अंदर और ज़्यादा बढ़ाकर उसको 48 मतलब 48 कर दिए गए हैं, ठीक है। और जो जैसे हेडर फाइल्स वगैरह हैं इनपुट आउटपुट के लिए, तो जो फंक्शंस काम में लिए गए हैं वो भी बदलाव है इसमें। जैसे उस सी भाषा के अंदर हम जो STDIO मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल काम में लेते हैं। और सी प्लस प्लस के अंदर हम IO स्ट्रीम, जैसे सी भाषा के अंदर काम में लेते हैं हम STDIO डॉट एच। और जो सी प्लस प्लस है इसमें हम काम में लेंगे IOSTREAM, ठीक है। IO स्ट्रीम डॉट एच इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। और जिस तरह से सी भाषा के अंदर इनपुट के लिए आउटपुट के लिए फंक्शन काम में ले जाते हैं, जैसे अगर इनपुट करना हो तो उसमें स्कैनफ काम में लेते हैं, आउटपुट दिखाना हो तो प्रिंटफ काम में लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही सी प्लस प्लस भाषा के अंदर जो अगर इनपुट करवाना हो तो उसमें आपको सी इन काम में लेना होगा, ठीक है। सी इन काम में आएगा इनपुट के लिए। और आउटपुट काम में लेना हो तो आपके लिए सी आउट काम में आएगा, ओके। और इसमें देखिए जो ये भाषा है इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन कौन से मूल आधार हैं इसकी, कौन सी विशेषताएं हैं जो अलग बनाती हैं इसको, जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा की विशेषताओं में मानी जाती हैं। तो उसमें से सबसे पहला हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है क्लास, ठीक है। अब क्लास क्या है, देखिए क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। डेटा टाइप के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि डेटा टाइप यहाँ पर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। बेसिक डेटा टाइप होते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं और डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं। तो बेसिक डेटा टाइप्स के अंदर हम जैसे काम में लेते हैं, हमारा इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है। तो इस तरह के जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं, ठीक है,
उनके बारे में हमें कुछ डिटेल में बताना नहीं पड़ता। हमें अगर कोई वेरिएबल बनाना है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही उसको, जैसे हमने लिखा इंटीजर ए, तो एक वेरिएबल बन जाता है। बताना नहीं पड़ता कि वो वेरिएबल कौन से प्रकार का मान संग्रहित करेगा, ये कुछ भी बताना नहीं पड़ता है। तो वो क्या है, एक डेटा टाइप है, ठीक है। और वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि हम भी एक डेटा टाइप बना सकें, जो एक तरह से जो कई डेटा टाइप है उनका जो बेसिक डेटा टाइप है उनका सेट हो, उनका समूह हो, तो उसके लिए हम क्लास काम में लेते हैं, ठीक है। तो क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर बेसिक डेटा टाइप है और क्लास से यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। और जो क्लास है वो वेरिएबल्स और फंक्शंस को बांधे रखती है। फंक्शंस और वेरिएबल्स को बांधने का मतलब है कि जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं, जो फंक्शंस हम बनाते हैं, जैसे एक फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन है, प्रोग्राम के अंदर जो भी वैल्यू काम में ली गई है, वैल्यू इनपुट करवाई गई है, उसी पर काम करता है। तो वैल्यू मतलब वेरिएबल्स और फंक्शंस, इन दोनों को एक ही ब्लॉक में रखने का काम करती है क्लास, साथ में बांध के रखने का काम करती है। सेकंड आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए, जिस प्रकार से अगर देखो क्लास का थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ें अगर हम देखें, तो एक क्लास जो विद्यार्थियों की क्लास होती है, क्लास का एक नाम होता है। जैसे आपकी 12th क्लास है, तो अगर तो 12th क्लास है, 12th क्लास के अंदर क्या होगा, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स भी होंगे, उसमें बेंचेस भी होगी, उसमें बैग्स भी होंगे, ब्लैक बोर्ड भी होगा, टीचर भी होगा। वहाँ पर ये सारे क्या हैं, वहाँ के सारे क्या हैं, वहाँ के वेरिएबल्स हैं ये सारे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स उनके बीच में ऐसा है जो ऑब्जेक्ट है, मतलब सब कुछ जितना कुछ काम हो रहा है वहाँ पे, वो सारा किसके लिए हो रहा है, स्टूडेंट के लिए हो रहा है। तो वहाँ पर स्टूडेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो सारे क्या है, वैल्यूज़ एज ए वेरिएबल काम में लेते हैं। फिर जो जैसे स्टडी का काम है, टीचिंग का काम है, राइटिंग का काम है, स्पीकिंग का काम है, तो जो जितनी भी वहाँ पर फंक्शंस हो रहे हैं, क्रियाएं जितनी भी हो रही हैं, वो सारी क्या हैं, वो भी स्टूडेंट्स के लिए हैं। जैसे मान लीजिए कि टीचिंग का काम है, ठीक है, तो टीचिंग एक फंक्शन है, और उस फंक्शन में वेरिएबल्स कौन से काम में आएंगे, जैसे टीचर है वो टीचिंग करवा रहा है, तो उसमें उसके लिए बुक्स हैं, और उसके लिए जो डस्टर वगैरह है, उसका ब्लैक बोर्ड चाहिए, उसको बुक चाहिए, और मार्कर वगैरह चाहिए उसको। तो उन सब चीज़ों का, उन सब वेरिएबल्स वैल्यूज़ का उपयोग करता है वो एक फंक्शंस को, एक टीचिंग काम को पूरा करने के लिए। ओके, तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट है, उसके लिए सब कुछ है, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट हो जाता है। तो वैसे ही ये क्लास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्टूडेंट होता है। जितने कुछ भी कार्य होते हैं क्लास में, सारे स्टूडेंट के लिए होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास में सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसके द्वारा क्लास के वेरिएबल्स और फंक्शन को एक्सेस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। तो देखो, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी होता है सारांश में देना, कि डिटेल में कुछ ना बताना। तो अब क्या है कि इसके द्वारा यूज़र को डेटा भंडारण से अलग रखा जाता है, उसको केवल वही सूचनाएं प्रदान की जाती हैं जो आवश्यक हैं, ठीक है। कि यूज़र को जितना कुछ जानकारी चाहिए, जितना डेटा उसको चाहिए, केवल उतना ही उसको प्रदान किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक गाड़ी है, आप गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चलाते समय आपका ध्यान उसका जो क्लच है, गियर है, स्टीयरिंग है, उसके ऊपर होता है, ठीक है। आपके काम की चीज़ें वो होती हैं। गाड़ी का इंजन कैसे काम कर रहा है, वो उसके आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर सारांश रूप में जो महत्वपूर्ण होता है, केवल वही बताया जाता है, ठीक है। सेकंड आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है सुरक्षित रखना या बांध कर रखना, ठीक है। अब इस एनकैप्सुलेशन की विशेषताओं को पूरा करने के लिए जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, हमारी C++ है, उसमें 3 एक्सेस मॉडिफायर दिए गए हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, जो ये निश्चित करते हैं कि किसी क्लास का जो वेरिएबल्स होते हैं या जो फंक्शंस होते हैं, वो क्लास के अंदर कौन से ब्लॉक में या क्लास के बाहर किस प्रकार वो कार्य करेंगे, ये सब कुछ निश्चित करते हैं हम उन एक्सेस मॉडिफायर्स के द्वारा। जैसे अगर आपने पब्लिक मॉडिफायर रखा है, अगर आपने एक्सेस मॉडिफायर रखा है, तो जिन वेरिएबल्स का, जिन फंक्शंस का एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है, वो क्लास के अंदर भी काम आएंगे, क्लास के प्रत्येक ब्लॉक में काम आएंगे, क्लास के बाहर भी उनका उपयोग हम
कर पाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी फंक्शंस का, किसी वेरिएबल का उपयोग क्लास के अंदर ही केवल किया जाए, तो आप वहाँ पर उसका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो प्राइवेट रखते हैं। ओके। फिफ्थ आती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशानुक्रम, जैसे एक की विशेषताएं दूसरे में जाना। तो यहाँ पर क्या है कि जो एक क्लास जब बनती है कि इसमें C++ भाषा के अंदर हम क्लास बनाते हैं OOP में, तो एक क्लास जब बन जाती है जैसे, तो हम चाहते हैं कि उस क्लास के अंदर जो विशेषताएं हैं, जो फंक्शंस हैं, जो वेरिएबल्स हैं, अगर बिल्कुल वैसा ही हमें अगर कुछ करना हो, जैसे मान लीजिए कि हमने क्लास बनाई और उसके अंदर हम करवा रहे हैं कि स्टूडेंट्स हैं, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, मार्क्स हैं, उनकी टोटलिंग करवा दी हमने, ठीक है, इतना काम हम कर चुके हैं क्लास के अंदर। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि ये क्लास ऐसे बने जिसमें परसेंटेज ज्ञात किए जाए। तो परसेंटेज पहले टोटल होगा तभी परसेंटेज ज्ञात किया जाएगा। तो टोटलिंग करने का काम हमें दोबारा ना करना पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, जो पहले क्लास बनी हुई है टोटल की, उसी को उपयोग में लेकर और एक दूसरी क्लास का निर्माण कर लेंगे। तो उसी को इनहेरिटेंस किया गया है। इनहेरिटेंस की परिभाषा अगर हम देखें तो होगी कि किसी क्लास के गुणधर्म अपनाकर या पहले से बनी हुई क्लास के गुणधर्म अपनाकर एक नई क्लास का निर्माण करना वंशानुक्रम या इनहेरिटेंस कहलाता है। इसके अंदर क्या होगा कि एक क्लास है, उसके अंदर जो विशेषताएं होंगी, जो फंक्शन होंगे, वेरिएबल होंगे, वो दिए गए एक्सेस मॉडिफायर के अनुसार और अपने से आगे वाले क्लास में चले जाएंगे। अब देखिए क्या होगा कि इसमें मान लीजिए कि एक क्लास है पहले से बनी हुई, मान लीजिए एक क्लास पहले से बनी हुई है और इसके आधार पर आप दूसरी क्लास B बना रहे हो, ठीक है। तो A पहले से बनी हुई, B बना रहे हो। अब जो क्लास पहले से बनी हुई है उस क्लास को हम उसको कहेंगे हम या तो सुपर क्लास कहें, या उसको बेस क्लास कहें, या उसको पेरेंट क्लास कहें। मतलब जो क्लास पहले से बनी हुई है उसको सुपर क्लास, बेस क्लास या पेरेंट क्लास कहा जाएगा। अब देखिए जो क्लास बाद में बनती है, जो नई क्लास बनती है, उसको कहा जाएगा सब क्लास कहा जाएगा, या फिर उसको आप जो डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हो, या आप उसको चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर सुपर क्लास बोलोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो सब क्लास बन जाएगी। पहले से बनी क्लास को अगर बेस क्लास कहोगे तो ये डिराइव्ड हो जाएगी, उसको अगर पेरेंट क्लास कहोगे तो ये चाइल्ड क्लास हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अगली विशेषता आती है लास्ट जो है इसकी, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली POLY, उसका मतलब भी होता है कि एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म है मतलब बहुरूपता, ठीक है, एक ही कोई वस्तु हो उसके कई रूप हैं, उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाएगा। अब यहाँ पर इसको ओवरलोडिंग कहा जाता है, अर्थात यदि आपने एक प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन बनाया हो और वही फंक्शन, अर्थात उसका नाम वही रहेगा लेकिन वो कई कार्य कर पाएगा, एक फंक्शन एक से अधिक कार्य करता है, तो उसको फंक्शन ओवरलोडिंग अर्थात यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल के रूप में किस प्रकार ये काम करता है। एक C भाषा का, एक C++ भाषा का एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे हम C भाषा में लिखते हैं हेडर फाइल, तो उसमें यहाँ पर हैश इंक्लूड सेम है, यहाँ पर IO स्ट्रीम है, उसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होती है, इसमें IO स्ट्रीम है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, मेन फंक्शन सेम है। यहाँ पर देखिए लिखा है सी आउट और आगे लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पर ये सी आउट हेलो वर्ल्ड क्या है, बिल्कुल आपके C भाषा के अंदर जिस प्रकार आप लिखते हो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, तो आपने C भाषा में जैसे ये लिखा है आपने, तो आपकी यहाँ ये लिखने से C भाषा में जो काम होगा वही इससे होगा, ठीक है। ये सी आउट है, ये इंसर्शन ऑपरेटर है इसके साथ में, ठीक है, ये अलग होते हैं इसमें। जैसे आपके C भाषा है, C++ है, C भाषा के अंदर आपके प्रिंट एफ होता है जहाँ पर, तो C++ में वहाँ पर होता है आपका सी आउट, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपका स्कैनएफ, तो इसमें होगा आपका सी इन, ठीक है। और इसके साथ में ये ऑपरेटर है जिसको इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं, और इसके साथ में ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर काम में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। यहाँ लिखा है रिटर्न 0, तो ये यहाँ पर एक फंक्शन है मेन फंक्शन जो इसका
इसका रिटर्न टाइप हमने इंटीजर दिया है, तो यहाँ पर रिटर्न कथन लिखने की आवश्यकता होगी। अगर आप नहीं चाहते लिखना तो यहाँ पर वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। आउटपुट आएगा इसका हेलो वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।